हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है सॉल्व करने का आपके लीनियर इक्वेशन को, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है जो कि आपके परीक्षा में हमेशा ही पूछी जाती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अगर आपको इस विधि में कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कॉमेंट डाउन करके भी बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो प्रतिस्थापन विधि की शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि हमने क्या सीखा था। जब आपको एक युग्म दिया होता है रैखिक समीकरण का, तो आपके पास तीन कंडीशन होती है। यहाँ से क्या मिलता है, एक रैखिक समीकरण से आपको एक लाइन मिलती है और दूसरे से दूसरी लाइन मिलती है, और वो रेखाएं आपस में या तो प्रतिच्छेद करती हैं, या तो समांतर होती हैं, या फिर संयोगात्मक रूप से वो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। तो एक दूसरे के ऊपर लाई करने का मतलब एक के ऊपर एक होती हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी करना आपको यही है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना होगा कि कौन सी इक्वेशन जो है वो संगत है, यानी कि कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा जो युग्म होगा वो असंगत होगा। तो ये सारी चीज़ें हम बाय द टाइम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। अगर यहाँ पे बात करें प्रतिस्थापन विधि की, तो प्रतिस्थापन विधि देखिए नाम से ही अपने क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन, किसी के स्थान पर किसी की भी वैल्यू रख देना। प्रतिस्थापन से बना हुआ है ये शब्द प्रतिस्थापन। तो किसी की जगह पे किसी की वैल्यू रख देना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दो चर देखने को मिल रहे हैं, x और y। तो हमें करना क्या होता है, एक चर के रूप में यहाँ से दूसरे चर की वैल्यू निकालनी होती है और फिर किसी एक इक्वेशन में रखनी होती है। और वो इक्वेशन कौन सी होती है, दूसरी इक्वेशन होती है। थोड़ा सा शब्दों में समझने के लिए ये चीज़ें कठिन है, लेकिन बहुत ही सरल होती हैं। चलिए आइए समझते हैं कि किस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। चलिए, अगर बात करें यहाँ पे तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी बात करें तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इनमें से आप कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हैं। मुझे तो सबसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी ईजी सी दिख रही है, सरल सी दिख रही है। यहाँ पे अगर बात करें x के गुणांक की, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, y का 2 है। तो बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालने की कोशिश करें x की y के रूप में, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना कैसे होगा, यहाँ पे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, दिया गया है, फिर यहाँ पे लिखेंगे तब हम पाते हैं इक्वेशन 1 से, यानी कि समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पे लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस यहाँ पे 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी होगी, x, और सिंपली इस 2y को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो x इक्वल टू देखिए यहाँ पे धनात्मक 2y है, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, ऋणात्मक 2y मिल जाएगा। इसे हम लोग नाम दे देते हैं a, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो हमारे पास है, तो हम इसे नाम दे देते हैं a, या फिर आप इसे इक्वेशन 3 भी नाम दे सकते हैं। नाम तो अपने ऊपर है, हम कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए ये जो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x का मान इक्वेशन 2 में, इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 में रखने पर x का, यहाँ पे लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ऐसे लिख लेते हैं। रोमन में हमने लिखा है तो रोमन में लिख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा कि 3, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और यहाँ पे धन 4y, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों गुणा होकर ऋण 6y बनाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ से इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 तो था ही। अब देखिए एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक 6 है, इसलिए यहाँ से कितना मिलेगा, ऋण 2y मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, अब यहाँ से क्या होने वाला है, जो y की वैल्यू होगी, ऋणात्मक 2 इधर आएगा, तो 10 बटे यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऋण 2 होगा, तो y की जो वैल्यू होगी वो हमें कितनी मिलेगी, y इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ से ऋण 5 मिलेगा। तो y की वैल्यू हमें जब ऋण 5 मिली है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह पे यहाँ पे देखिए ऋण 2 और यहाँ पे ऋण 5 को हम गुणा कर देंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितने के बराबर होगी, यहाँ से अगर देखें 10 के बराबर होगी। अब किसी भी इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको रखना होगा यहाँ पे 10 रखना होगा, 10 आई है वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आप 10 रखते हैं तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी।
और इसकी वैल्यू अगर बात करें यहाँ पे ऋण 5 तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से ऋण 5 का गुणा करेंगे तो ऋण 20। तो क्या ये 10 के बराबर है? जी हाँ, ये बिल्कुल 10 के बराबर है। अगर यहाँ पे बात करें तो x की जगह पे रखना है 10 और 2y। देखिए 2y की अगर बात करें, y की वैल्यू हम -5 और 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 10, दोनों कैंसिल आउट होकर कितना मिल जाएगा? 0। तो इस तरह से आपको करना होता है सॉल्व। तो यहाँ से आपको क्या मिला? तो जो यहाँ से आपको रेखा मिलेगी, देखिए यहाँ पे ये दोनों अगर हम बात करें तो एक वैल्यू हमें x की मिल रही है और एक y की मिल रही है, जो कि सेटिस्फाई कर रही है हमें पूरे इक्वेशन को। इन दोनों जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है वो हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, x और y की। तो इस तरह में रेखाएं जो होंगी क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमने पीछे सीख रखा है। देखिए तो इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको मिलती हैं। चलिए अब अगर बात करें तो अब हमारे पास दो ही केस बचते हैं। या तो रेखाएं संयोगात्मक रूप से एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, यानी कि एक के ऊपर एक होंगी, या तो फिर पैरेलल होंगी, यानी कि समांतर होंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है और कैसे हम इन्हें देखते हैं। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ से y की जो वैल्यू आई थी, यहाँ से रखने पर मैं इसे रब कर देता हूँ। y की जो वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ से y की जो वैल्यू आई है वो ऋण 5 आई है। ओके फाइन। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ग्रीन पेन और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए तो सबसे पहले क्या होने वाला है, देखिए दो इक्वेशन दी हुई है, किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे। सबसे पहले तो नाम दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट वाली को ही ले लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इक्वेशन सेकंड को भी ले सकते हैं, पर अभी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें यहाँ से, तो हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू y के टर्म में। तो y के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ से 2x और यहाँ से कितना हो जाएगा धन 3y, और यहाँ पे बराबर कितना दिया हुआ है 9। तो सिंपली यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 ऋण 3y हो जाएगा। ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा? अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 9 ऋण 3y, यहाँ पे 3y बटे कितना हो जाएगा 2। अब सिंपली क्या करना है, जैसे हमने x का मान यहाँ पे रखा था, यहाँ पे इसी तरह से हम x का मान रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो अब बात करें अगर इक्वेशन सेकंड की, तो इक्वेशन सेकंड से आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में जब आप रखेंगे 4x + 6y = 18 दिया हुआ है, 4x धन 6y बराबर 18। तो x की जगह पे जब आप वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणे में, ये पूरा 9 ऋण 3y बटे 2, ये पूरा आपके पास गुणे में आएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 18 दिया होगा। अब देखिए सिंपली आप इस 2 से इसे काट सकते हैं, कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे? देखिए सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज़ तो मिस कर दी। यहाँ पे हमें लिखना होगा y की कितनी वैल्यू दी हुई थी? धन 6। यहाँ पे धन 6 ये लिखना होगा, 6y बराबर कितना? 18 होगा। अब सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अब गुणा करें अगर आप, तो इस 2 का गुणा करेंगे पहले 9 में, तो कितना हो जाएगा? 18, और फिर इस 2 का गुणा करेंगे किसमें? इसमें, तो ऋण 6y और फिर धन 6y और इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? 18। तो यहाँ से देखिए 6y और 6y कट जाएगा। अब 18 बराबर 18 यहाँ से आपको मिल रहा है देखने को। तो अब जो ये 18 बराबर 18 मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू है? वेरिएबल, यानी कि चर तो आपके पास बचा ही नहीं अब कुछ भी, ना ही आपको x मिल रहा है ना ही y मिल रहा है। 18 बराबर 18 का मतलब क्या? तो इस तरह में आप पता लगाते हैं कि जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले, जब आपको कोई भी चर देखने को ना मिले और दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ, यानी कि LHS और RHS बाएं और दाएं पक्ष में जो संख्याएं हो वो बराबर हो, तब आप क्या कहते हैं कि लाइनें जो होंगी एक के ऊपर एक होंगी, यानी कि संयोगात्मक रूप से वो क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्साइड करती हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, हमने सीखा था जब हम एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहे थे, प्रश्नावली 3.2 की, तो यहाँ पे अगर रेशियो की बात करें तो A1/A2, यानी कि अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को अगर आप 2 से विभाजित कर दें, किससे 2 से विभाजित कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? ये ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे? अनेक होंगे। और ये कैसी इक्वेशन होगी? ये संगत इक्वेशन ही होगी, यानी कि कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। तो यहाँ से मिलने वाली लाइनें कैसी होंगी? कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी।
चलिए अब बात आती है कि दो प्रकार की लाइनें तो हमने देख ली, अब तीसरी प्रकार की कौन सी होती है, वो होती है समांतर लाइन। तो आइए देखते हैं कि समांतर लाइन के लिए हमें किस प्रकार से इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे फिर से आपको दो इक्वेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि युग्म के बिना हम दो लाइनें नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पे दो समीकरण होंगे तभी हमें दो लाइनें मिलेंगी। तो फिर से एज सिंपल एज जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे सिंपल इक्वेशन यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आप चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, सेम आंसर मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन करना क्या होता है, हमें चूज़ ये करना होता है कि जो इक्वेशन सबसे सरल होती है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसकी बात अगर करें तो ये हमें थोड़ा सा देखने में सरल लग रही है। तो यहाँ से हम करेंगे शुरुआत, तो इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम और इसे दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड का नाम। फाइन, अब करना क्या है बेसिकली आपको, अब करना ये है कि यहाँ पे फिर से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या करना है, जो y है उसकी वैल्यू निकालना है। तो x धन है, x धन 2y बराबर कितना है, 0 है। अब देखिए उसके बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर ऋण 2y, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे कि इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे गुणे में कितना हो जाएगा, ऋण 2y हो जाएगा। यहाँ पे धन 4y है बराबर कितना है, 15 है। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ऋण 4y मिलेगा, धन 4y मिलेगा, बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से 15 मिलेगा। यहाँ पे 4 है ये। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा, 0 बराबर 15। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको कोई भी चर देखने को नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में भी आपको दो ही चीज़ें पता चलती हैं। आपने देखा होगा इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें चर देखने को नहीं मिल रहा है और हमें यहाँ पे भी चर देखने को नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे जो है तो संख्याएं बराबर हैं, जबकि यहाँ पे संख्याएं बराबर नहीं हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमें बराबर संख्याएं मिलेंगी और कोई चर नहीं मिलेगा तो जो हमारी रेखा होगी वो एक के ऊपर एक होगी, और जब हमारे पास कोई भी चर नहीं होगा और जो संख्याएं होंगी बराबर के इधर और इधर यानी कि बाएं और दाएं पक्ष में, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारी रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। तो बेसिकली यही होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम एक समीकरण से हम दूसरे चर का मान निकालते हैं और फिर जाके दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी भी किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की वैल्यू रखना ही क्या होता है, प्रतिस्थापन, यानी कि किसी की जगह पे प्रतिस्थापन, इन दो शब्दों से मिला था प्रतिस्थापन विधि। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आपके डिपेंड है 3.3 एक्सरसाइज। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में भी आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए एक अल्टरनेट वीडियो ज़रूर बना देंगे। और अब सीधा मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सवालों के साथ।